सा रखूं नाम, मैं तेरा कौन सा रखूं नाम। नाम तेरा खुशबू रख देता, मैं जो भौरा होता। नाम तेरा जुगनू रख देता, मैं जो अंधेरा होता। नाम तेरा नागिन रख देता, मैं जो सपेरा होता। नाम तेरा दर्पण रखता, जो रूप सुनहरा होता। अब लाइन संभाल लीजिए। नाम तेरा रख देता, रुबाई होता अगर खैयाम। कौन सा रखूं नाम, मैं तेरा कौन सा रखूं नाम। तुझको अगर पायल कह दूं, तो मैं झनकार नहीं हूँ। तुझको अगर कातिल कह दूं, तो मैं तलवार नहीं हूँ। तुझको राजकुमार कहूँ, तो राजकुमार नहीं हूँ। तुझको सर का ताज कहूँ, तो मैं श्रृंगार नहीं हूँ। मोहतरमा अंजुम रहबर साहबा आ चुकी हैं और कुछ ही देर में वो स्टेज पर आएंगी। एक तरतीब मुझे मुकम्मल कर दीजिए प्लीज। तालियां बजा दीजिए ना एक बार। दो शेर सुन लीजिए, 2 शेर हाजिर करता हूँ। थोड़ा माहौल बनाइए, कोई एक आध आवाज आती है तो माहौल खराब हो जाता है। बार क्या शब्द के धर्म से गद्दारी नहीं की जाती। मैं जरूरी समझता हूं ये 2-3 शेर पढ़ना, नवाज दीजिए इनको। शब्द के धर्म से गद्दारी नहीं की जाती। क्या चाहते हैं भाई, क्या चाहते हैं? गुलमोहर, चलिए सुना देता हूं, सुना देता हूं, आपका हुक्म है तो। गुलमोहर गुल्लार चमेली, थोड़ा ताली बजा करके बताइए, थोड़ा मुंह में। गुलमोहर गुल्लार चमेली, या गुलाब की प्रिय सहेली। तुमको फूलों में फूलों की रानी कैसे मानूं। मेरे मन के आंगन में एक बार खिलो तो जानूं। गुलमोहर गुल्लार चमेली, या गुलाब की प्रिय सहेली। तुमको फूलों में फूलों की रानी कैसे मानूं। मेरे मन के आंगन में एक बार खिलो तो जानूं। अब बंद सुन लीजिए। मुझसे हाथ मिलाते तो हो, हंसते और हंसाते तो हो। मेरे ही अंदाज में मुझको मेरे गीत सुनाते तो हो। मेरे गीत सुनाते तो हो। मुझसे हाथ मिलाते तो हो, हंसते और हंस
जाते तो इसको दोस्ती की अनमोल निशानी कैसे मानूं, इसको दोस्ती की अनमोल निशानी कैसे मानूं। जो मुझसे जलता है तुम उससे भी जलो तो जानो। गुलमोहर गुलनार चमेली या गुलाब की प्रिय सहेली। बंद बहुत खूबसूरत है, आता है आप तक। पत्र मुझे नियमित लिखते हो, पत्र मुझे नियमित लिखते हो, दिल पर आधारित लिखते हो। काका गा से चाचा जा तक प्रेम से संबंधित लिखते हो, प्रेम से संबंधित लिखते हो। मैं अनुरागी इसको प्रेम कहानी कैसे मानूं, मैं अनुरागी इसको प्रेम कहानी कैसे मानूं। तुम मुझसे तन्हाई में एक बार मिलो तो जानूं। गुलमोहर गुलनार चमेली आंखों में मस्ती शराब सी, आंखों में मस्ती शराब सी, होठों पर रंगत गुलाब सी। यानी सर से पांव तलक हो एक कयामत एक अजाब सी, एक कयामत एक अजाब सी। आंखों में मस्ती शराब सी, होठों पर रंगत गुलाब सी। यानी सर से पांव तलक हो एक कयामत एक अजाब सी, एक कयामत एक अजाब सी। इसको मैं तुम पर भरपूर जवानी कैसे मानूं, इसको मैं तुम पर भरपूर जवानी कैसे मानूं। तुम सारे संकोच भुला कर मुझसे खुलो तो जानो। गुलमोहर गुलनार चमेली या गुलाब की प्रिय सहेली। आखिरी बंद सुन लीजिए। रात में तुम तारे गिनते हो, रात में तुम तारे गिनते हो, दिन में तुम सपने बुनते हो, दिन में तुम सपने बुनते हो। मेरी यादों की थाली में दिल के जख्मों को चुनते हो, दिल के जख्मों को चुनते हो। तुमको बैरागी त्यागी बलिदानी कैसे मानूं, तुमको बैरागी त्यागी बलिदानी कैसे मानूं। दर्द के अंगारों पर मेरी तरह चलो तो जानो। गुलमोहर गुलनार चमेली या गुलाब की प्रिय सहेली। तुमको फूलों में फूलों की रानी कैसे मानूं। मेरे मन के आंगन में एक बार खिलो तो जानो, एक बार खिलो। वाह वाह वाह। दोस्तों, कंवर जावेद ने अपने खूबसूरत गीतों और खूबसूरत तरन्नुम से बेहतरीन आवाज़ से अभी नवाजा। आपने बहुत दुआएं दी, बहुत अच्छे अंदाज से उनको सुना। आइए थोड़ी सी पटरी फिर बदलते हैं, ट्रैक चेंज करते हैं और हमारे स्टेज पर हिंदी का भी एक शायर, हिंदी का भी एक कवि, हास्य कवि मुनव्वर राना ने कहा था, लिपट जाता हूं मां से और मौसी मुस्कुराती है। लिपट जाता हूं मां से और मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गजल कहता हूं, हिंदी मुस्कुराती है। हिंदी का एक शायर है, हास्य कवि। हास्य के लिए कहीं दूर जाना नहीं पड़ता, हंसने हंसाने के लिए कहीं दूर जाना नहीं पड़ता। एक बार हमारे मोहल्ले में एक शायर मर गया,
गली के सारे लोग परेशान हो गए, मेरे पास आए, बोले फिरोज भाई शायर मर गया, कैसे करेंगे, उसके कफन दफन के लिए पैसे नहीं है। मैंने कहा चलो अपने गांव के एक नेताजी हैं, उनके पास जाएंगे, कुछ पैसे लेंगे, इसको दफना देंगे। गए एक नेता के पास, नेताजी बाहर निकले, मुझसे कहने लगे फिरोज भाई क्या बात है। मैंने कहा नेताजी एक शायर मर गया अपने ही गांव का, दफनाना है, पैसे नहीं है, आप कुछ पैसे दीजिए, उसको दफन कर देंगे। नेताजी ने पूछा गांव में कितना पैसा लगेगा उसको दफन करने। मैंने कहा 1000। बोले आपको मिलाकर गांव में कितने शायर हैं? मैंने कहा 10। उन्होंने 10,000 का बंडल निकाला, बोले सबको दफन कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया, जोक्स दोबारा नहीं होता। हंसने हंसाने के लिए कहीं दूर जाना नहीं पड़ता दोस्तों, छोटी छोटी बातों से हंसी निकल के आती है। मरने के बाद ऊपर एक फरिश्ता टेबल कुर्सी डाल लेके बैठा हुआ था, मुर्दों की लाइन लगी हुई थी उसके सामने, और वो एक एक मुर्दे को बुलाकर पूछ रहा था आप कैसा मरे। पहला जो मुर्दा था बिल्कुल सर्दी से कांपता हुआ, ठिठुरता हुआ, कांपता हुआ खड़ा था पहला मुर्दा। फरिश्ते ने बोला इधर आओ। पहला मुर्दा, चलो कैसा मरे तुम? वो सर्दी लगने से मर गया साहब। कैसा लगी सर्दी? क्या है कि साहब वो दुनिया से मेरे पेपर्स आए होंगे, उसमें लिखे हुआ होगा, देख लो आप। नहीं तुम्हारे पेपर नहीं आए, बैठो एक तरफ बोल के उसको बिठा दिया। नेक्स्ट दूसरा आया, कैसा मरे आप? साहब मैं शक में मर गया। कह का शक हजरत, जरा क्लियर डिटेल बोलो, तफसील के साथ बोलो। साहब असल में क्या था, मेरे को शक की बीमारी थी साहब, शक करने की। मेरे को यह शक था कि मैं घर में, जब घर से मैं बाहर रहता हूं तो मेरे घर में कोई तो भी आता। मैं एक बार बाजार को रास्ते बाहर निकला, आधे रास्ते में मुझे याद आया मैं थैली लेना भूल गया। वापस पलट के घर को गया तो देख रहा हूं तो क्या है, दरवाजा अंदर से बंद। मेरे को शक हो गया साहब अंदर कोई ना कोई है। लात मार के दरवाजा खोला, धड़ बोल के अंदर घुसा, देख रहा हूं तो क्या है, पलंग पे कोई नहीं, पलंग के नीचे कोई नहीं, इधर कोई नहीं, उधर कोई नहीं, ऊपर कोई नहीं, नीचे कोई नहीं, कोई नहीं दिख रहा साहब। हालांकि मेरे को यकीन था अंदर कोई ना कोई है, मगर वो कोई नहीं दिखने से क्या हो गया साहब, कोई नजर नहीं आने से क्या हो गया, मेरे दिल का शक बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, मेरा दिल फट गया, मैं मर गया। अगर मुझे कोई मिल जाता साहब, कोई नजर आ जाता तो शायद मैं बच जाता साहब। तो वो जो कांपते बैठा सर्दी से, उन्हें बोला अरे बेवकूफ, फ्रिज खोल के देखता तो तू भी बच जाता और मैं भी बच जाता। आइए हिंदी के उस कवि मेरे मित्र मनोज मद्रासी का मैं स्वागत करता हूं और मनोज से विनती करता हूं कृपया माइक पर आएं और अपनी रचनाएं श्रोतागण के सामने रखें। मनोज मद्रासी। बस थोड़ा दूरी रहूं। इस देश का दुर्भाग्य है, कोई कवि माइक के साइज का पैदा नहीं हुआ, माइक को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। मैं आप सभी को बधाई देता हूं। सभी शायरों ने कहा कि हमीद भाई को बधाई देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, मगर मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी रात में आप सब शायरों के लिए बैठे हैं। जनता है तो सब कुछ है। फिरोज रशीद जी बड़ा अच्छा संचालन कर रहे हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं। और आइए, कुंवर जावेद जी के दबंग के बाद मुझे खड़ा किया गया। मैं प्रयास करूंगा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का। आदरणीय कुंवर जावेद जी, फिरोज रशीद जी, हमीद जी, अबरार काशिद जी, वर्षा जी, सभी यहां पर जी है, मैं अकेला ही स्टार प्लस हूं। तालियां आपकी अपनी है, जहां अच्छा लगे वहीं बजाना। हंसियां आपकी अपनी है, जहां अच्छा लगे वहीं हंसना। आपको नवजोत सिंह सिद्धू तो होने जो किसी बात पर हंसे। भगवान आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा, हाथ धीरे धीरे, भगवान आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा हंसाए
मगर दो लोगों की हंसी से हमेशा बचाए, एक अर्चना पूरन सिंह, दूसरा राहुल महाजन। छोटी छोटी बातों से हंसी निकल कर आती है। आदरणीय हमीद भाई जो मेरे बाजू में बैठे थे अभी आए, मैंने कहा हमीद भाई आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, आपने मेरा फूलों से स्वागत किया। मैंने कहा स्वागत के नए नए तरीके आ गए, आपने फूलों से स्वागत क्यों किया? हमीद भाई बोल रहे थे, बोले मनोज मद्रासी बात ऐसी है, फूलों का अपना महत्व है। मैंने कहा कैसे? बोले मरीज के सामने रख दो, ठीक हो जाए तो शुभकामनाएं, नहीं तो काम में आ जाते हैं। बड़े अच्छी सोच के व्यक्ति हमीद भाई। मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा सारे देश के बड़े बड़े कवि बुलाए, फिर मुझे क्यों बुलाया, मैं तो बहुत छोटा हूं। तो हमीद भाई कह रहे थे, बोले मनोज भाई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हैंडसेट कितना ही बड़ा हो सिम कार्ड छोटा ही होता है। आप देख रहे होंगे मंच पर जितने भी कवि बैठे सारे के सारे गोरे हैं, मैं अकेला ही ब्लैक पीस हूं। मैंने उनसे ये भी कहा, मैंने कहा दादा जब सारे के सारे कवि गोरे बुलाए फिर एक ब्लैक पीस क्यों बुलाया? तो हमीद भाई ने मुझसे ये बतलाया, बोले बेटा बात ऐसी है, बचपन में माताएं अपने बच्चों को काला टीका लगाती ताकि बच्चों को किसी की नजर ना लगे। मैंने कहा उससे मेरा क्या संबंध? बोले हम भी चाहते हमारे वर्धा को किसी की नजर ना लगे। मैंने पहले कहा तालियां आपकी अपनी है और आइए, हाँ ठीक है, जहां जहां उचित लगे बजाइएगा, मगर अभी वक्त नहीं आया है। फिरोज रशीद जी कह रहे थे, बोले हंसी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हंसी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता। मैं लंबी यात्रा करके आया हूं, वर्षा जी के बाजू में बैठा था तो वर्षा जी मुझसे पूछ रही थी, बोले क्या हुआ? मैंने कहा वर्षा जी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तो वर्षा जी एकदम मेरे करीब आकर बैठ गई और मुझसे पूछा, बोले अब कैसे लग रहा? मैंने कहा वर्षा जी आप मेरे करीब आकर बैठी तो मुझे ऐसे लगा जैसे कश्मीर खुच्चल के केरल के पास आ गया हो। हंसी के लिए दूर तक जाना पड़ता है। मैं सिद्ध करके बताता हूं कि रमेश कक्षा में देरी से आया, होमवर्क भी करके नहीं लाया, आते ही सो गया। अध्यापक बोले बेटा क्या हो गया? इस कदर कक्षा में देरी से आओगे भविष्य में कुछ भी नहीं बन पाओगे। तो रमेश बोला सर सुनो जन की करो मन की, ऐसे हमारे बुजुर्ग बतलाते थे। अमेरिका में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा तो वही लोग बचे जो देरी से ऑफिस आते थे। अब ठीक है, आनंद लेने मुझसे बड़े बड़े कवि हैं, अच्छी अच्छी कविताएं सुनाएंगे। आदरणीय अग्रवाल जी बैठे थे, एडवोकेट हमसे मिलने होटल में आए। डॉक्टर खालिद नैयर जी भी बैठे थे। डॉक्टर साहब ने सफेद कोट पहना था, डॉक्टर अग्रवाल जी ने काला कोट पहना था, अपना वकील वाला, एडवोकेट वाला। तो मैंने नैयर साहब से कहा, मैंने कहा डॉक्टर नैयर साहब डॉक्टर जो होते हैं सफेद कोट पहनते कितने अच्छे लगते। तो अग्रवाल जो थे एडवोकेट वो काला कोट पहने थे। मैंने कहा एडवोकेट अग्रवाल जी तरह तरह के कोट थे, फिर आप वकीलों ने काला ही कोट क्यों चुना? बोले अरे ऐसी बात नहीं है, हमारे कोट पहले सफेद ही थे। मैंने कहा बोले फिर? बोले हमारे कारनामे देख के कोट काले हो गए। आइए आनंद ले छोटी छोटी कविताओं का, छोटी छोटी बातों का कि पिताजी अपने बेटे को आदर्श बालक होने के गुण सिखला रहे थे। अपनी छोटी उम्र में कौन कौन क्या क्या कर गया यह बतला रहे थे। पिताजी ने कहा बेटा तेरी उम्र में संत ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी लिख डाली, तेरी उम्र में सम्राट अकबर ने राजगद्दी संभाली, और तेरी उम्र में शिवाजी महाराज ने तोरणगढ़ किला जीता और दुश्मनों की ओर बढ़ गए थे। लड़का बोला पिताजी रहने दो, भगत सिंह आपके उम्र के थे तो फांसी पे चढ़ गए। कि यूं ही, और चार चार पंक्तियों का आनंद ले के यूं ही घूम रहा था अकेले में उज्जैन के कुंभ मेले में। यूं ही घूम रहा था अकेले में उज्जैन के कुंभ मेले में। एक साधु बाबा मेरे पास आए और बोले बेटा मनोज तू उदास है, मुझे है पता, कोई समस्या हो तो बता। मैंने कहा बाबा ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे पति पत्नी में ना झगड़ा हो ना टंटा। बाबा बोले बेवकूफ यह सब मालूम होता तो मैं साधु क्यों बनता। बाबा बोले बेवकूफ यह सब मालूम होता तो मैं साधु क्यों बनता। और चार पंक्तियां, किसी ने कहा है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कल्पनाओं का विस्तार होना चाहिए। आनंद ले मेरे
युवा मित्रों के लिए कविता दे रहा हूं कि 8-10 बैल मिलकर अंग्रेजी फिल्मों के पोस्टर खा रहे थे। 8-10 बैल मिलकर अंग्रेजी फिल्मों के पोस्टर खा रहे थे। यह दृश्य देखकर नन्हे नन्हे बछड़े ललचा रहे थे। थोड़ी देर पश्चात मुझे पता चली यह बात, तो मैंने एक बैल से कहा, क्यों रे, सारे के सारे पोस्टर खा लिए, बछड़ों को नहीं दिए? तो बैल गुस्से से बोला, उस पर तो लिखा था केवल वयस्कों के लिए। बैल बोला, उस पर तो लिखा था केवल वयस्कों के लिए। और आनंद ने 4 पंक्तियों का कि दारूबंदी पर मंत्री जी का भाषण। मैं मूलतः आंध्र प्रदेश से हूं, वहां पर इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होते कि दारूबंदी पर मंत्री जी का भाषण। भाषण के बाद कुछ कार्यकर्ता मंत्री जी के पास आए और बोले, सर आपने दारूबंदी पर अच्छा भाषण दिया है, जनता का दिल जीत लिया। सर आपने दारूबंदी पर अच्छा भाषण दिया है, जनता का दिल जीत लिया है। तो मंत्री जी पीए से बोले, देखा मैं जनता की नस टटोल लेता हूं, सच बात तो यह है पीकर भी अच्छा बोल लेता हूं। देखा मैं जनता की नस टटोल लेता हूं, सच बात तो यह है पीकर भी अच्छा बोल लेता हूं। और 4 पंक्ति आपको पेश कर रहा हूं कि आइए, हमीद भाई ने जी कहा था कि निश्चित ही वो कविताएं सुनाना जो लाइव इंडिया पे सुनाई, जी स्माइल पे सुनाई, स्टार प्लस पे सुनाई, मगर मैं हमीद भाई से कहना चाहूंगा कोई चैनल बड़ा नहीं होता। मुझसे कह रहे थे, बोले मैंने आपको 3 चैनलों पर देखा, आपके पिताजी भी कवि है क्या? मैंने कहा हमीद भाई मेरे पिताजी भी कवि है, उन्हें पिछले साल संत कबीरदास पुरस्कार मिला। बोले आपके पिताजी के पिताजी? मैंने कहा वो तो बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने हिंदी में खंड काव्य लिखा। बोले उनके पिताजी? मुझे शक हुआ। मैंने कहा हमीद भाई जहां नहीं जाना चाहिए क्यों जा रहे वहां तक? बोले मैं तो ये देखना चाहता था बेवकूफी की जड़ आखिर गई कहां तक। मगर ऐसी कोई जड़ नहीं होती। एक बात भी सच है, मेरे खानदान में कोई कवि नहीं है, मैं अकेला ही कवि हूं। मेरे पिताजी पुलिस विभाग में है, मेरे दादाजी पुलिस विभाग में है, मेरे बड़े भैया पुलिस विभाग में है, सिर्फ मैं अकेला ही कवि हूं। कभी कभी तो मेरे पिताजी मुझे गौर से देखते, आखिर गलती हुई कहां। 8 दिन पहले मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि बेटा आंध्रा में नक्सलवादियों की समस्या बढ़ गई, तू पुलिस में भर्ती हो जा। फिरोज भाई मैंने पिताजी से कहा, मैंने कहा पिताजी ये चोरी चपाटी के काम मुझे नहीं जमते। तो पिताजी ने बेल्ट निकाला, बोले बेटा चोरी चपाटी का पुलिस से क्या संबंध? तो मैंने कहा पिताजी मेरे बात को नहीं समझ रहे आप। मैं ये कहना चाहता था जिस देश में 80% जनता किसी न किसी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त हो, वहां पर 20% ईमानदार पुलिस वाले क्या कर सकते? ये सच्चाई है। मैं जानता हूं तालियां नहीं बजेंगी। किसी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है, कुंवर जावेद जी सुनना, कि एक भाषा है, मैंने बीच में पंक्तियां फंसा रहा हूं, कि एक भाषा है जो पूरे मुल्क को है मंजूर। एक भाषा है जो पूरे मुल्क को है मंजूर। आप रिश्वत की जुबान में बात तो करके देखिए, आप रिश्वत की जुबान में बात तो करके देखिए। ये सच्चाई है जमाने की। मैंने पिताजी से कहा पिताजी मैं पुलिस के भर्ती में नहीं जाऊंगा। तो पिताजी ने मुझे समझाया, बोले बेटा कवि सम्मेलन मुशायरे रात में रहते, तू दिन में पुलिस की नौकरी कर ले। मैंने कहा पिताजी ठीक है। मैं पुलिस के भर्ती में गया, कमिश्नर साहब ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले क्यों रे मनोज, तेरे हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती, फिर भी तू होना है पुलिस में भर्ती। मैंने कॉन्फिडेंस से काम लिया। मैंने कहा कमिश्नर साहब मेरा सिर्फ इतना है कहना, मैं तो ये बताने आया था कि मेरे भरोसे पर मत रहना। कांस्टेबल साहब मुस्कुराए, एक कांस्टेबल को बुलाए, उसके हाथ से टेप लिया, मेरे छाती से लगाया, बोले मनोज मद्रासी छाती फुलाओ। मैंने अपनी छाती फुलाई, बोले बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो? मैंने कहा कमिश्नर साहब मैं अपने देश के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक दे सकता हूं। कमिश्नर साहब खुश नहीं हुए, फिर टेप खींचा, थोड़े ऊपर लगाया, बोले मनोज छाती थोड़ी और फुलाओ। मैंने अपनी छाती थोड़ी और फुलाई, बोले चलो अब कोई ऐसी बात बोलो जिससे हमारी भी छाती फूल जाए। मैंने कहा सर 2 लाख तक दे सकता हूं।
तालियां आपकी अपनी है। मैंने कहा सर 2 लाख तक दे सकता हूं। कमिश्नर साहब ने तुरंत कहा, बोले सिलेक्ट। मैंने कहा नहीं, 2 लाख रुपए देके किसी एक शहर के लिए जागने से अच्छा मैं पूरे देश के लिए जागूं। आनंद लिए। कविताएं कहां से निकल कर आती। मैं पुलिस में भर्ती तो नहीं हुआ, मगर जब कभी मुशायरे कवि सम्मेलन नहीं होते, मैं पिताजी के साथ गश्त पर चले जाता हूं। वहां से मैंने कुछ पंक्तियां उठाकर लाई। आनंद ले कि रात में गश्त के दौरान रास्ते में सो रहे कुत्ते को पुलिस वाले ने डंडे से मारा। रात में गश्त के दौरान रास्ते में सो रहे कुत्ते को पुलिस वाले ने डंडे से मारा। कुत्ते ने गुर्रा के देखा और चुप हो गया बेचारा। मैंने कुत्ते से कहा, अरे पुलिस वाले ने तुझे डंडे से मारा, कि तेरे मन में उसे काटने के भाव नहीं जगे? कुत्ता बोला, जगे, मगर पुलिस वाले के मुंह कौन लगे? कुत्ता बोला, जगे, मगर पुलिस वाले के मुंह कौन लगे? और आइए, मुझसे अच्छे अच्छे कवि हैं, मैं कुछ समय आपका और लूंगा। कल्पना कीजिए, आप सभी ने बस में यात्रा की होंगी, आपके मन में भी कई तरह के विचार आते हैं, मगर आप उन्हें शब्दबद्ध नहीं कर सकते। मगर कवि जो होता है उसे अपने शब्दों के जाल में बुन लेता है। कुछ पंक्तियां आपके सामने पेश कर रहा हूं कि बस में सफर करते हुए। फिरोज भाई सुनना, नहीं कविता नहीं, चाय भी पियो। कि बस में सफर करते हुए एक यात्री ने कंडक्टर से पूछा, बस में कितने घंटे रहते हो भाई? एक यात्री ने कंडक्टर से पूछा, बस में कितने घंटे रहते हो भाई? कंडक्टर हाजिर जवाब था, लाजवाब था। वह बोला, 14 घंटे सरकारी बस में रहता हूं और 10 घंटे पत्नी की बस में रहता हूं। वह बोला, 14 घंटे सरकारी बस में रहता हूं और 10 घंटे पत्नी के बस में रहता हूं। मुझे मेरा पता है कैसे सहता हूं, कभी इसके कभी उसके बस में रहता हूं, कभी इसके कभी उसके बस में रहता हूं। एक महिला बस में चढ़ी होकर कंडक्टर के सामने खड़ी, कंडक्टर से बोली, एक फूल एक हाफ। कंडक्टर से बोली, एक फूल एक हाफ। कंडक्टर ने घूरते हुए देखा और बोला, बहन जी, बच्चे की उम्र 5 साल से ज्यादा है, फिर झूठ क्यों बोल रही आप? बहन जी, बच्चे की उम्र 5 साल से ज्यादा है, फिर झूठ क्यों बोल रही आप? महिला झल्लाकर बोली, आपने क्या बच्चों की सही सही उम्र बताने का ठेका लिया है? जैसे इस बच्चे को जन्म मैंने नहीं, आपने ही दिया है। जैसे इस बच्चे को जन्म मैंने नहीं, आपने ही जन्म दिया है। तभी ड्राइवर ने अपनी बुद्धि दौड़ाई और जोर से आवाज लगाई, महामंडल पहले ही परेशानी में गुजर रहा है, हमें और परेशानी में मत डाले। बहन जी, बच्चे से कहो हाथ बार बार खिड़की से बाहर ना निकाले। बहन जी, बच्चे से कहो हाथ बार बार खिड़की से बाहर ना निकाले। तो महिला ने बच्चे को चाटा जड़ते हुए कहा, बेवकूफ, तेरी शरारत करने की आदत अभी भी नहीं जा रही। 8 साल का घोड़ा हो गया, फिर भी तुझे अक्ल नहीं आ रही। 8 साल का घोड़ा हो गया, फिर भी तुझे अक्ल नहीं आ रही। पीछे के सीट पर बैठे एक अध्यापक ने विद्यार्थी से पूछा, बोले, बेटा बताओ, वादा करना और दावा करना में क्या अंतर है? कविता कहां से कहां मोड़ लेती है। देखिए कि पीछे की सीट पर बैठे एक अध्यापक ने विद्यार्थी से पूछा, बोले, बेटा बताओ, वादा करना और दावा करना में क्या अंतर है? तो विद्यार्थी बोला, सर, कश्मीर की समस्या को हम सुलझा लेंगे, ये उनका वादा है, और यह समस्या सुलझ ही नहीं सकती, ये मेरा दावा है। यह समस्या सुलझ ही नहीं सकती, यह मेरा दावा है। कि अपने आप में बैठे थे एक स्वतंत्र सेनानी, अपनी निर्धारित सीट पर बैठे थे। अपने आप में बैठे थे एक स्वतंत्र सेनानी, अपनी निर्धारित सीट पर बैठे थे। बाजू में बैठा विद्यार्थी गांधी जी का चित्र निकालने में लीन था। हाँ, उस दिन 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती का दिन था। हाँ, उस दिन 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती का दिन था। तो स्वतंत्र सेनानी ने विद्यार्थी से पूछा, बोले, बेटा बताओ, राजपाट और राजघाट में क्या अंतर है? तो विद्यार्थी बोला, बाबा, बापू ने हमें आजादी दी, राजपाट दिया, और बदले में हमने बापू को राजघाट दिया। बदले में हमने बापू को राजघाट दिया। कई तरह की अच्छी अच्छी कविताएं आदरणीय फिरोज भाई साहब ने सुनाई, विद्यार्थी की बात की, अध्यापक की बात की। मुझे एक अच्छा किस्सा याद आया। नए साल का पहला ही दिन था। आदरणीय विधायक महोदय यहाँ बैठे हैं, मंत्रीगण बैठे हैं।
नए साल का पहला दिन एक विद्यार्थी कक्षा में देरी से आया। मास्टर जी ने उसे समझाया, बोले बेटा अपनी आदतों में सुधार कर, नहीं तो बोले मैं बोर्ड पे 3 शब्द लिखूंगा, उसका विस्तार कर। बारीक बात से जुड़े। मास्टर जी ने कहा, बोले बेटा एक तो अपनी आदतों में सुधार कर, नहीं तो मैं बोर्ड पे 3 शब्द लिखूंगा, उसका विस्तार कर। लड़के ने कहा, बोले सर आप 3 शब्द लिखो, मैं अपनी आदत नहीं बदल सकता। तो मास्टर जी ने बोर्ड पे लिखा निराशा, आशा और विश्वास। उस बच्चे का मनोविज्ञान देखिए, मास्टर ने बोर्ड पे लिखा निराशा, आशा और विश्वास। बोले बेटा इन शब्दों का चल कर विस्तार। तो लड़का खड़े हुआ, बोले सर 2010 में जो घोटाले हुए, सर 2010 में जो घोटाले हुए, उससे मुझे बहुत ज्यादा निराशा हुई, उससे मुझे बहुत ज्यादा निराशा हुई। मैं आशा करता हूं 2011 में सभी घोटालों की जांच होंगी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2012 में सभी आरोपी बाइज्जत बरी हो जाएंगे। सब कुछ आपका है, महफिल आपकी है। आदरणीय हमीद भाई को बधाई देता हूं। और 2 पंक्तियों के असंख्य तारों में ध्रुव तारा खो नहीं सकता, असंख्य तारों में ध्रुव तारा खो नहीं सकता। और हमीद भाई आप सा कोई दूजा हो नहीं सकता, आप सा कोई दूजा हो नहीं सकता। और इस दौर की अंतिम कविता पढ़ रहा हूं मैं, ये डीएड कॉलेज का कवि सम्मेलन के बाल दिवस के दिन प्रकाश नाम का एक बालक अंधियारे में खड़े होकर सब्जी बेच रहा था। वाह। बाल दिवस के दिन प्रकाश नाम का एक बालक अंधियारे में खड़े होकर सब्जी बेच रहा था। मैंने उस बालक से पूछा, पालक है क्या? उसने मेरी तरफ घूर के देखा और बोला, भाई साहब अगर पालक होते तो मैं सब्जी क्यों बेचता? बोले भाई साहब अगर पालक होते तो मैं सब्जी क्यों बेचता? मैंने कहा बेटा मैं उस पालक के बारे में नहीं पूछ रहा, ये बता ये पालक क्या भाव बेच रहा? वो बोला ले जाओ, वैसे भी आजकल पालक को भाव कौन देता? तब जाके मैंने लिखा है कि कहीं छाव कहीं धूप होते हैं, बच्चे बच्चे भगवान का रूप होते हैं। कुल का दीपक बुढ़ापे की लाठी, जाने कैसे ख्वाब सजा लेते हैं। बच्चों का भविष्य उज्जवल हो इसलिए माँ बाप अपना वर्तमान जला देते हैं। कुल का दीपक बुढ़ापे की लाठी, जाने कैसे ख्वाब सजा लेते हैं। बच्चों का भविष्य उज्जवल हो इसलिए माँ बाप अपना वर्तमान जला देते हैं। कि चेहरा चेहरा खिला खिला था, मित्र आज बरसों बाद मिला था। उसके ठाट बाट देखकर कई विचार जागे मेरे खोपड़ी में। ऐसा लगा जैसे कृष्ण आए हो सुदामा के झोपड़ी में, ऐसा लगा जैसे कृष्ण आए हो सुदामा के झोपड़ी में। मिलते ही बोला यार तू आ कभी, नजदीक ही मेरा बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, विदेशी बैंकों में लॉकर है, सुंदर सी पत्नी है, फूल से बच्चे हैं। यह सारी बातें कह गया वो एक ही दम में। मैंने उससे पूछा माँ पिताजी कहाँ है? वो बोला वृद्धा आश्रम में। मैंने पूछा माँ पिताजी कहाँ है? वो बोला वृद्धा आश्रम में। मैंने कहा दोस्त धन दौलत तो साथ में घड़ी दो घड़ी होती है, मगर याद रख जिस घर में माँ बाप होते हैं वो जगह जन्नत से भी ज्यादा बड़ी होती है, जन्नत से ज्यादा। मनोज मद्रासी अपनी रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे। बहुत अच्छी रचनाएं उन्होंने आपके सामने रखी। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं अपनी रचनाएं आपके सामने रखने के लिए। मोहतरमा अंजुम रहबर साहिबा आ चुकी हैं, जोरदार तालियों से आप उनका इस्तकबाल करें। जोरदार तालियां मोहतरमा अंजुम रहबर साहिबा के लिए आप जरूर बजाएं। दुनिया अदब की एक नामवर शायरा, जिनको सुनने के लिए दूर दूर से लोग जमा होते हैं, जिनके खूबसूरत कलाम और खूबसूरत तरन्नुम को सुनने के लिए लोग दीवाने हुए जाते हैं। आदरणीय सुरेश भाऊ देशमुख साहब से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी कुछ मिनट और हमारा साथ निभाएं। इस हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ
अंजुम रहबर साहिबा यहाँ तशरीफ ला चुकी है। मैं चाहता हूँ कि अब्दुल रहमान टीनू साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप अंजुम रहबर साहिबा का यहाँ इस्तकबाल करें, और आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि ज़ोरदार तालियों से उनका आप लोग इस्तकबाल करें। दोस्तों, बहुत देर से सुरेश भाऊ देशमुख ये मुशायरा यहाँ पर सुन रहे हैं, और मैं पहली बार देख रहा हूँ वर्धा में कि किसी मुशायरे में या कवि सम्मेलन में सुरेश भाऊ ने इतनी देर तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सुरेश भाऊ देशमुख एक बार आप लोगों के रूबरू आकर फिर आप लोगों के सामने अपनी शुभकामनाएं दें, और फिर ये मुशायरा अपने अगली पायदान पर चढ़े। मैं गुजारिश करता हूँ आदरणीय सुरेश भाऊ देशमुख से कि आप आएँ, क्योंकि किसी ने कहा है कि शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हैं आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं। मैं यहाँ पर एक कवियों के बीच आने की मेरी इच्छा नहीं थी, सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं आया हूँ। यहाँ पर सभी को नए साल की शुभकामनाएं, हमीद भाई को उनके बर्थडे की भी शुभकामनाएं। यहाँ पर जो इतने जो कवि लोग आए हैं और ये मुशायरा जो बहुत अच्छा यहाँ पर किया है, इसके लिए इनके भी मैं सबके यहाँ पर धन्यवाद मानता हूँ। और मेरे आप सभी को ये इस महफिल का आप आनंद लो, ऐसी बात करके मैं अपने शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद। हजरात, वर्धा की इस अजीम उशान महफिल मुशायरा में मैं डॉक्टर खालिद नैयर आपका खैर मकदम करता हूँ। हजरात, जैसे कि हजरत अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि हज़ारों साल नरगिस भी अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। हजरात, हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे इलाके विदर्भ में हाजी अब्दुल हमीद भाई जैसी जो ये शख्सियत मौजूद है। जब भी उर्दू वालों को और हमारी कौम को, हमारे समाज को, हमारे हिंदुस्तान को हमीद भाई की ज़रूरत पड़ी है, उन्होंने हर तरीके से अपना फरीज़ अंजाम दिया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप तमाम लोगों की तरफ से हम आज इस तारीख़ी मुशायरे में हाजी अब्दुल हमीद भाई साहब को आली जनाब सुरेश भाऊ देशमुख और हमारे मुशायरे की बहुत ही मशहूर शायरा हमारी बहन अंजुम रहबर के हाथों हम राष्ट्रीय एकता सम्मान देने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ज़ोरदार तालियों के साथ आप हाजी अब्दुल हमीद भाई साहब की हौसला अफजाई करें, और ये भी वादा है कि जब तक आप जैसे सामीन मौजूद हैं, वर्धा शहर में इससे बड़े बड़े मुशायरे हम लोग मुनाकिद करते रहेंगे, और आपकी नेक ख्वाहिशात हमीद भाई के साथ रहेगी। आइए इस तारीख़ी लम्हे को हम लोग तारीख़ी मनाते हैं। मैं इस जायज़ पे बैठे तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो 1 मिनट के लिए स्टेज पर खड़े हो जाएं। इनायतुल्लाह सोज साहब से भी गुजारिश है, रहमतुल्लाह खान साहब से, कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। आइए हमीद भाई, फिरोज भाई। जिला परिषद उपाध्यक्ष सुनील भाऊ राउत और वरिष्ठ पत्रकार इकराम हुसैन साहब से भी गुजारिश है कि वे लोग स्टेज पर आ जाए। एक मरतबा फोटो तो आने दो सब जी जानी शहदा साहब भी शॉल उड़ा रहे हैं। हिंगनघाट के असद भाई, मुन्ना भाई, इकबाल भाई, पहलवान सुबाद मांडवे, ये सब लोग हमीद भाई का इस्तकबाल कर रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, ईमान और रूह की ताज़गी के लिए हमारे यहाँ तशरीफ लाइए। हमारा पता मीनार इलेक्ट्रॉनिक नागपुर से आए हेड मास्टर एसोसिएशन के सदर अली जनाब जफर साहब भी हाजी अब्दुल हमीद साहब को सत्कार करेंगे। मोबाइल नंबर 9823250416
98 23 25 04 16